नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ से बीजेपी के विधायक संजय सतेंद्र पाठक से जुड़ी 3 खनन कंपनियों को जबलपुर जिले में अवैध और अतिरिक्त रेत उत्खनन के मामले में बड़ा झटका लगा है। जबलपुर कलेक्टर ने इन कंपनियों को कुल 443 करोड़ 4,86,890 रुपए की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि खनिज साधन विभाग ने विधानसभा में दिए लिखित जवाब में इसकी पुष्टि की है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के तारांकित प्रश्न के उत्तर में विभाग ने बताया कि विधायक संजय पाठक से जुड़ी निम्नलिखित 3 कंपनियों से स्वीकृत सीमा से अधिक रेत का उत्खनन किया गया है। उधर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना की विधानसभा में अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसकी वजह से सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। मंत्री कंसाना को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग भी अस्पताल के लिए रवाना हुए। फिलहाल उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। वो तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि सदन की कार्रवाई के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोका गया और उन्हें तुरंत अस्पताल के लिए रवाना किया गया। वहीं उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग भी अस्पताल के लिए रवाना हुए। तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को रोका गया। कृषि मंत्री को तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया गया। वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मां के नाम पर यात्रा निकाल रही उमा भारती ने साफ कहा कि उन्हें अब मुख्यमंत्री नहीं बनना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी वो कहती हैं उसे माना जाता है। यात्रा के दौरान एक कार्यकर्ता द्वारा उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात पर उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। उमा भारती ने शराबबंदी के लिए महिलाओं से आगे आने की अपील की और पूरे देश में गौ हत्या रोकने के लिए किसानों को गौपालन बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कैलपुरा की शराब की दुकानें हटाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात भी कही। गरवरी मलगुआ में और एक शॉर्टकट हुआ करता था, तो उसे वो पैदल आते थे, तो उनसे पैदल आना तो संभव था ही नहीं। तो मैंने राहुल से कहा कि मेरे को जिंदगी में एक इच्छा है कि माँ जिस रास्ते से पैदल चली थी मैं उस रास्ते से चलूँ, तो इसलिए कुछ जगहों में पैदल चली। अभी मुड़ेरा में थोड़ा पैदल चल रही थी, कल गरौली में भी चल रही थी। और कल मेरी बड़ी इच्छा है कि अंतौरा से दूल्हा तक पहाड़ी चढ़ के माँ आती थी तो उतरती थी। तो तुम्हारा तय कर लो है सवेरे अंतौरा से ऊपर तक की, नीचे उतरे में दिक्कत नहीं, वो चढ़े में हो दिक्कत। अंतौरा के कितने कहते पहाड़ी से हम चढ़ गए, हम पहाड़ी पे ही चढ़ेंगे। आपने बहुत पहाड़ चढ़ाए हैं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुत पहाड़ चढ़ने पड़े थे, फिर राम मंदिर आंदोलन के लिए बहुत पहाड़ चढ़ने पड़े थे, तिरंगा झंडा फहराने के लिए बहुत पहाड़ चढ़ने पड़े थे। तो बताइए आप लोग मुझे अंतौरा की पहाड़ी नहीं चढ़ा पाएंगे। उधर उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे मुंबई के एक नॉनवेज फूडी ब्लॉगर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। युवक गले में चिकन लेग पीस के डिजाइन वाला बड़ा सिल्वर लॉकेट पहनकर मंदिर परिसर में प्रवेश करता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि मंदिर में आचार संहिता की निगरानी के बावजूद ये मामला किसी पुजारी या सुरक्षाकर्मी की नजर में क्यों नहीं आया। लोगों का कहना है कि महाकाल मंदिर में आमतौर पर अनुचित वस्त्रों और प्रतीकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे में इस घटना को लेकर मंदिर व्यवस्था की सतर्कता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर उज्जैन महाकाल मंदिर में पहुंचा और उसी को लेकर अब विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर परिसर में गले में चिकन लेग पीस का लॉकेट लेकर ये नॉनवेज फूड व्लॉगर पहुंचा था, जिसके बाद जब इसका वीडियो वायरल हुआ तब से लगातार अब विवाद खड़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं विश्व धरोहर पर्यटन नगरी खजुराहो में अवैध निर्माण और अतिक्रमण बढ़ने पर सांसद बीडी शर्मा ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने संसद में मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। तो कंद्रिया महादेव सहित यूनेस्को सूचीबद्ध मंदिरों के आसपास बफर जोन में अनाधिकृत निर्माण तेजी से बढ़े हैं, जबकि ये सभी एएसआई के संरक्षण में आते हैं। 2022 की कैग रिपोर्ट में भी खजुराहो सहित कई स्मारकों के आसपास निगरानी व्यवस्था को कमजोर बताया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि बफर जोन में अवैध ढांचे न सिर्फ धरोहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि पुरातत्विक अधिनियम का उल्लंघन भी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। खजुराहो विश्व विरासत ये पर्यटक स्थल है
और ये मंदिर 1000 साल पुराने हैं और इस विरासत को बचाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहल जो की है, दूरगामी परिणाम मिलेंगे, इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके लिए हम अपने माननीय सांसद BD शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस प्रश्न को, बहुत ही जो गंभीर समस्या है खजुराहो की, कि मंदिरों के चारों तरफ इस तरह से घनी आबादी और अवैध कंस्ट्रक्शन और सरकारी जमीनों में अतिक्रमण हुआ है, उसको बिल्कुल क्लियर किया जाए और यहाँ पे महाकाल और वाराणसी काशी कॉरिडोर जैसा यहाँ पे भी बनाया जाए एक विरासत कॉरिडोर। विश्व विरासत पर्यटन नगरी खजुराहो के इन अनमोल धरोहरों मंदिर की सुरक्षा को लेकर खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा संसद में उठाया गया सवाल खजुराहो में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, जिससे खजुराहो की मंदिरों की सुरक्षा संरक्षण में बड़ा बदलाव आ सकता है। डेली 24 के लिए छतरपुर से सबीर अवस्थी। वहीं बलरामपुर में खलिहान में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 200 क्विंटल धान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। सूचना मिलने पर पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है, जबकि पीड़ित ने प्रशासन से विस्तृत जांच और उचित मुआवजे की मांग की है। घटना के बाद पूरे गाँव में डर और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि धान में आग कैसे लगी, अब ये जाँच का विषय है और लगातार इस पूरे मामले में जाँच पड़ताल भी की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के विरोध में पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजीव गांधी चौक पर ईडी का पुतला जलाकर तीखा विरोध जताया। कांग्रेस का आरोप है कि देश भर में ईडी की कार्रवाई के जरिए नेताओं को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। साथ ही कहा गया है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज की गई है, जिसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया गया। ये हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जो फर्जी FIR दर्ज किया गया है, उसके विरोध में पूरे देश में हम लोगों ने ईडी और प्रधानमंत्री का पुतला दहन हम लोगों ने किया है। इन लोगों ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इन लोगों ने फर्जी FIR करके परेशान कर रहे हैं, जबकि जिस प्रकरण से संबंधित इन लोगों ने FIR किया है उसमें आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए उसके विरोध में हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है। वहीं बीजापुर जिला चिकित्सालय में CRPF 168 बटालियन के जवानों ने स्वच्छता अभियान चलाया। जवानों ने अस्पताल परिसर की सफाई करते हुए बताया कि पूरे देश में CRPF के जवान स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनका कहना है कि हर नागरिक अपने घर और आसपास साफ सफाई बनाए रखे, वरना मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं। इसी दौरान अधिकारियों ने बताया कि CRPF 168 के जवान बीजापुर जिले में उन मरीजों को रक्तदान भी करते हैं जिनका ब्लड लेवल कम होता है, ताकि ज़रूरतमंदों की जान बचाई जा सके। जैसा कि सरकार का ये अभियान है स्वच्छता के बारे में, सभी जगह स्कूल, कॉलेज, गली मोहल्ले, हम सभी जगह सफाई में अपना सहयोग कर रहे हैं। 2014 में शुरू हुआ एक छोटी सी पहल स्वच्छ भारत मिशन, ये बहुत बड़ा अभियान बन गया है और अभी एक राष्ट्रीय जागृति के रूप में सभी नागरिकों के अंदर उत्पन्न हो गया है। सबको अपनी अपनी चीज़ों का एहसास हुआ है, अपने अंदर ये एहसास हुआ है कि हमें हर जगह अपने आसपास में साफ सफाई रखनी चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजापुर जिले के जिला हॉस्पिटल के बाहर में। अभी सुबह जो लगातार यहाँ पे 168 के बटालियन के द्वारा साफ सफाई करवाया जा रहा है। हालांकि इस बीजापुर जिले में बीते साल पहले भी इनके द्वारा साफ सफाई करवाया गया। यहाँ पे जो मेरे पीछे साथ देख रहे हैं आप, लगातार 20 की संख्या पे यहाँ जवान लगातार साफ सफाई कर रहे हैं। और क्या मामला को लेकर साफ सफाई कर रहे हैं और इससे पहले भी किए हुए थे, उसके बारे में यहाँ के मैं जो अधिकारी है 168 बटालियन के, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से सरकार की आदेश या तो आपके कैंप के अनुसार या तो आपके अधिकारी के अनुसार किस संबंधित में आप यहाँ पे आकर साफ सफाई करवा रहे हैं आपके जवानों से, मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले इस वक्त मैं आप देख रहा हूँ स्क्रीन में तो जिला चिकित्सालय बीजापुर का मैं खड़ा हूँ और बाहर पे और सुबह के 7-8 बज रही है। अभी मैं पूरी जानकारी यहाँ के जो अधिकारी हैं मैं उनसे लेना चाहूँगा कि किस संदेश में आप यहाँ पे साफ सफाई करवा रहे हैं। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। वर्तमान में
और पहले भी जैसे कि हमारे संपर्क में रहे हैं सीआरपीएफ के जितने भी जवान रहे हैं 168 163 अभी खासतौर से स्वच्छता पखवाड़ा के लिए उन्होंने खुद से संपर्क किया। इससे पहले भी वो खुद से संपर्क करते रहे हैं। हमें कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, भले ही रक्तदान के लिए हो या साफ सफाई के लिए हो, किसी भी तरह की मदद के लिए हो, खुद से आगे बढ़कर हमारी मदद करते हैं, हमारे साथ चलते हैं। देखिए सर, सबसे पहले सवाल जो आपने रक्तदान का बात किया, यहाँ पे खुले वाले आदिवासी आपने अंदर गांव में गए होंगे अपने ड्यूटी पे, और जो लोग वहाँ जो अंदरूनी लोग यहाँ जब आते हैं रक्त के लिए परेशान होते हैं, उस वक्त आप लोगों को सूचना कैसा मिलता है कि यहाँ पे कि रक्त की ज़रूरत है उनको? एक तो रेड क्रॉस के माध्यम से मिलता है, पहला तो स्टाफ के माध्यम से। स्टाफ के माध्यम से अगर हमें पैथोलॉजी लैब के लिए नहीं मिल रहा ब्लड का, इसमें कम पड़ गया है तो पहले वहाँ से वहाँ से आते हैं कि कोई उनका जानकार आदमी या परिवार का उपलब्ध नहीं है, बहुत जरूरी है, तो कई बार तो हम खुद देते हैं, स्टाफ भी देता है और संपर्क करते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल सोर्सेस हैं। वन ऑफ दी सोर्स हम बोलेंगे कि सीआरपीएफ रेगुलर है। अभी कहाँ जाके आप लोग ये सब करेंगे? अभी मतलब अभी तो हॉस्पिटल आया, फिर आगे का कहाँ तैयारी करेगा? ये तो सर ही बता पाएंगे क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल हमारे जिला चिकित्सालय से हैं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार ठाकुर, हिमाचल स्टेट बटालियन सीआरपीएफ से हूँ। और जैसा कि स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो हम इस स्वच्छता अभियान के तहत अपने कैंप और अपने आसपास का जो भी एरिया है और जो भी जहाँ पर भी हम सिटी में रहते हैं वहाँ के आसपास के क्षेत्र, हॉस्पिटल है, स्कूल है और भी सार्वजनिक जो स्थल है, बाजार वगैरह, वहाँ जाके हम स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई करते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं। छत्तीसगढ़ में हर जगह चल रहा है कि बस बीजापुर में चल रहा है? पूरे इंडिया में चल रहा है, भारत में चल रहा है? भारतवर्ष में ये स्वच्छता अभियान चल रहा है और इसमें हम सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, देखिए सबसे पहले सवाल है सर, साफ सफाई का जो आपने लगातार कर रहे हैं और ये जो बस्तर में भी चल रहा है, ठीक है, बस्तर में हर जगह अगर साफ सफाई रहेगा तो लोग जो आदिवासी लोग हैं तो बीमार से बच जाएंगे, और कई लोग यहाँ बीमार से रहते हैं, साफ सफाई नहीं कर पाते अपने घरों में। उन आदिवासी बोले वालों के क्या कहना चाहेंगे, घरों में किस तरह से रहना चाहिए, होना चाहिए उनको? सबसे पहले स्वच्छता, अगर हमारे आसपास का वातावरण साफ स्वच्छ रहेगा तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। साफ़ सफाई अगर हमारे घर और हमारे घर के आसपास हम साफ़ सफाई रखते हैं तो उससे मच्छर, मक्खी और भी दूसरी जो बीमारियां हैं उससे हमारा बचाव होगा। तो क्या नाम बोले थे आपने? मैं डॉक्टर अनिल ठाकुर, ये थे डॉक्टर अनिल ठाकुर जी हैं और सीआरपीएफ के जवान हैं और ये लगातार यहाँ पे अभी पहुँचे हैं चिकित्सालय बीजापुर का, और इनका साफ तौर से कहना है कि लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है और यहाँ पे साल में एक बार सरकार के द्वारा इनको आदेश आता है, उस आदेश पर इन लोग साफ सफाई करते हैं। नमस्कार, मैं विकास, डेली न्यूज़ भारत, छत्तीसगढ़, बीजापुर। वहीं धमतरी जिले के नगरीय विकासखंड की 102 ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त की राशि न मिलने से विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए। इसको लेकर सरपंचों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और वो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सरपंचों का कहना है कि 15वें वित्त मद की राशि नहीं आने के कारण पंचायतों के सभी विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, जिससे ग्रामीण भी नाराज हैं। कई बार प्रशासन को मांग रखने के बाद भी राशि जारी न होने पर सरपंच संघ नगरी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। 15वें वित्त की राशि बढ़ाए कर रखे हैं, मतलब 15वें वित्त की राशि हमारे पंचायत में अभी तक नहीं पहुँचे है। 15वें वित्त की राशि अगर पहुँचती तो हमारे छोटे छोटे बड़े काम होती और हमारे मनरेगा में जो आवंटन है वो बढ़ाया जाए, ओकर संदर्भित में हमारे मांग रखे हैं और जो हमारे मानदेय है वो सम्मान पूर्वक दिया जाए। अगर हमार मांग पूरा नहीं होही तो हमार जन आक्रोश बढ़ी, हमारे सरपंच संघ में आक्रोश बढ़ी और हम अभी तक असंतोष हवन एकर कारण कि हमारे 15वें वित्त की राशि अभी तक पंचायत में प्राप्त नहीं हुई। सरपंच संघ ब्लॉक नगरी का एक आवश्यक मीटिंग रखी गई, जिसमें हमारे सरपंच साथियों के द्वारा और सभी के संयुक्त निर्णय से निर्णय आया कि हम जब से 8 माह हो गया, साल बीतने जा रहा है और अभी तक किसी प्रकार की निधि या राशि पंचायतों में नहीं आने के कारण हम पंचायत के विकास, गांव के विकास या गांव में बहुत सी योजनाएं हैं जिसको संचालित करने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है। जबकि 15वें वित्त की राशि
हम पूर्व में कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपने के लिए पूरे नगरी ब्लॉक से पूरे 102 सरपंच गए थे और उसमें भी हम निवेदन करके आए कि हम इस प्रकार की समस्या आ रही है। हमें सरपंच बने 8 से 9 महीना हो गया है, लेकिन जब से सरपंच बने हैं तब से हमारे मुख्य जो पंचायत का रीढ़ की हड्डी कहना चाहिए 15वीं वित्त की राशि हमें अभी तक नहीं मिली है। देखा जाए तो नियमतः अब तो 16वीं वित्त की राशि का प्रारूप तैयार होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमें 15वीं वित्त की राशि नहीं मिली है। हमें 9 महीना हो गया और हमें गांव में हम 15वीं वित्त के ऊपर ही अधिकतर डिपेंड है। तो हमें गांव में छोटे छोटे जो कार्य होते हैं जो कराना हमें अति आवश्यक होता है, उसको हम करा नहीं पा रहे हैं। वहीं कोरबा विकासखंड के ग्राम पंचायत मखुरपानी में पहाड़ी कोरवा जनजाति के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी भवन की कमी को लेकर कलेक्टर से मदद मांगी है। ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा आंगनबाड़ी भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिसके कारण बच्चों की गतिविधियां पेड़ों के नीचे संचालित की जाती हैं। इससे छोटे बच्चों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारा आंगनबाड़ी पूरा टूट फूट के है और तारी लड़का मतलब बैठा के पढ़ा था ते कल हम मांगे आए हैं आंगनबाड़ी दे। कतका दिन ले उसने खराब पड़े थे? बहुत दिन के लिए नवा चले उसने अच्छे जर्जर हो गई। हाँ तो अभी आंगनबाड़ी कहाँ चला थे बच्चा, मतलब कहाँ बैठा पढ़ा था? अभी बरतारी बर हवे एक की बर झाड़ते अंगनेच में पढ़ा था पेड़ के नीचे में। हाथी आए से अभी हाथी भी समस्या अपन से अभी हाथी आए से होगा, लेकिन समस्या भी होते आप मान लो। और घर दूर मन तो बनाए दे हते इंदिरावास मन सब तो माड़ी भेर के दरहा में कौन सूत ही एक को जी तो सामान रखे की जगह नहीं मिले। हमारा आंगनबाड़ी हो बहुत ही हो गए है ता नया बनवाए कुछ में आए हैं। आंगनबाड़ी जर्जर है बने नहीं है पूरा झीर थे बरसात में बिल्कुल दरहा हो जाते। कौन सा पंचायत की? कतका जन है आप मन मारा था, कतका परिवार था? क्या घर हुई? 20 घर। 20 घर। क्या चाहा था आप? अब आंगनबाड़ी तो। वहीं दतिया में आधी रात को भीम आर्मी कार्यकर्ता बिस्तर लेकर कलेक्टर बंगले में पहुंचे, क्योंकि उन्हें सर्किट हाउस में कमरा नहीं मिला था। इस दौरान भीम आर्मी कार्यकर्ताओं और एसडीएम के बीच तीखी बहस भी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली टीआई मौके पर पहुंचे और बीच बचाव करते हुए सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के लिए कमरा दिलवाया। इसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता कलेक्टर बंगले से हटते हुए दिखाई भी दिए। वहीं दतिया के न्यू कलेक्ट्रेट में हुई जन सुनवाई के दौरान नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन न मिलने की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि वेतन न मिलने से उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है और 5 दिसंबर तक वेतन न मिलने पर वो काम बंद कर देंगे। मौके पर कलेक्टर ने नगर पालिका अधिकारियों से बात कर वेतन जल्द जारी करने का आश्वासन दिया। साथ ही राजस्व व्यवस्था कमजोर होने को वेतन भुगतान में देरी का कारण बताया। कर्मचारियों ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की भी मांग की है। समस्या ये है कि आज तीसरा माह चल रहा है, 2 माह से हम लोगों का वेतन नहीं दिया गया है, जबकि कार्य बराबर किया जाए करवा रहे हैं। और जो वेतन लेने के कहो तो बोलते हाँ आज मिल जाएगा कल मिल जाएगा बस। तो क्या समस्या आ रही वेतन मिलने पर? अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी ये बोल रहे हैं जब ऊपर से पैसा आ जाएगा तब देंगे। और हर जगह का पेमेंट हो रहा है, सब हो रहा है, परंतु जब कर्मचारी के पेमेंट की बात आए तो ये बोलते हैं कि पैसा ऊपर से आ जाएगा, चूंकि क्षतिपूर्ति की रकम नहीं आई होगी। तो कितने लोगों को नहीं मिला पेमेंट? लगभग हमारे पूरे कर्मचारी टोटल कर्मचारी 405। किस कैटेगरी के कर्मचारी हैं? पूरे सफाई का कर्मचारी भी हैं, फिल्टर के भी हैं, ऑफिसली वर्क भी हैं, सभी। भाई नगर पालिका नगर पंचायतों में सैलरी बीच में डिले होती है। आज पहली बार हो रही है क्या? कितने साल से काम कर रहे हो? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल में आपको इतना तो पता होगा सभी नगर पंचायत नगर पालिका में कभी जल्दी होती है कभी देरी से होती है, क्योंकि वो तो रेवेन्यू कितना रिकवर करते हैं, चूंकि शक्ति पूर्ति शासन से कितनी आती है उस बेसिस पे होता है। तो आप ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं हर बात समय करना चाहिए? तो सर एक बात सर प्रशासन काल में भी टाइम क्या अभी आती होगी। वहीं इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय विनीत नामक युवक की मौत हो गई। विनीत अपनी 2 व्हीलर का पंक्चर ठीक करवाने के लिए दुकान ले जा रहा था, तभी अचानक सड़क में गिरने से
आपको बता दें कि वो भी गिर गया। इस घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घायल अवस्था में अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। युवक की मौत से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि वो अपनी स्कूटी में पंचर ठीक करवाने के लिए उसे धकेलता हुआ ले जा रहा था कि अचानक से वो गिर पड़ा। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है और प्रारंभिक जांच में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। वहीं कटनी के कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान सलीमनाबाद थाना क्षेत्र के बंदीग्राम के आवेदक ने हंगामा मचा दिया। करीब 2.5 साल पहले हुई मारपीट की शिकायत का समाधान न मिलने से नाराज आवेदक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और आवेदक को आश्वासन दिया कि शिकायत का उचित निपटारा किया जाएगा। जी, आज जन सुनवाई में एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम भरत पटेल है, उसके द्वारा यहाँ पर पेट्रोल डाल करके आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, जिसको तत्काल वहां पर जो मौके पर पुलिस उपस्थित थी उनके द्वारा उस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आई है कि इनका कुछ विवाद है सलीमनाबाद थाना क्षेत्र में। 2 पक्षों का विवाद जमीन को लेकर के चल रहा है लगातार काफी समय से, लगभग 2-3 सालों से, जिसमें इनके विरुद्ध में आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध में कार्रवाइयां की गई हैं, न्यायालय में कार्रवाइयां लंबित हैं और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई हैं। लगातार इनके द्वारा शिकायत की जा रही है। इनकी शिकायतों का उचित निराकरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और अगर कुछ बात सामने आती है उसमें उचित रहने का। वहीं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले स्थित शास्त्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल के 56 शिक्षकों से 15 करोड़ रुपए की रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं। ये शिक्षक पिछले 23 सालों से सरकारी वेतन और एरियर का लाभ उठा रहे थे, जबकि स्कूल सरकारी जमीन पर संचालन की जांच में घोटाले का आरोप लगा है। शिक्षा विभाग की जांच में अधिकारियों की मिलीभगत से 15.88 करोड़ रुपए के अनियमित भुगतान का खुलासा हुआ है। स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है और सभी दस्तावेज प्रमाणित है। तो पूरे आरोप सब निराधार है। शासन के जो पत्र आए उसके अनुरूप सब पूरे निर्देश जो शासन से आए उसके अनुरूप काम हो रहा है। विद्यालय सुचारू रूप से संचालित है और माननीय न्यायालय द्वारा जो भी निर्देश आए हैं शासन से भी आए हैं, लेकिन डीओ साहब द्वारा उनका पालन नहीं किया जा रहा है। अभी 15/10 में जो हुआ है कि सैलरी का भुगतान करें, इसका पालन नहीं हुआ है। 14/5 में आदेश हुआ जो बोले संविदा की डाल दी, जबकि वो अध्यापक संवर्ग के हैं। कोर्ट ने भी कहा है 15/10 में कि अध्यापक संवर्ग में है, इनका तो 4 पत्रों का जो मान लो विचार है, तो कोर्ट ने भी उसको अलग कर दिया है कि उनका लाभ ना दो और बकाया तो अध्यापक संवर्ग जो बैठता है उन कर्मचारियों का तो 8 महीने से 10 महीने से नहीं वेतन मिली है। ये क्या है कि एक पहले हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल हुआ करता था, ये शास्त्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेंगवा। शासन की नीति के अनुसार इसको 2017 में जो है ये निकायाधीन किया गया। निकायाधीन का अर्थ है कि विद्यालय को जब टेकन ओवर किया गया तो विद्यालय निकाय के अधीन अर्थात जिला पंचायत के अधीन किया गया था विद्यालय, और शासन के निर्देशों के अनुसार निकायाधीन ही किया जाना चाहिए था इस विद्यालय को। परंतु मुझे जब मैं यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी बनकर आया उसके बाद मुझे बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई। यहाँ पर बहुत सारी अवैधानिकताएं की गई हैं। तो मैंने जब इसकी जांच की तो मुझे पता चला कि इसमें जो कर्मचारी विद्यालय था वो निकाय के अधीन किया जाना था, परंतु कुछ साजिश के तहत हमारे विभाग के ही कुछ अधिकारियों के साजिश के कारण इस विद्यालय को शासन के नियमों के अनुसार इसको शासकीय मद से वेतन दिया जाना शुरू कर दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।